गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुधा सिंह क्लास 7th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। पाठ पढ़ने के पहले लेखक के विषय में हम लोग कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा वाले एक महान कवि और मशहूर लेखक थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जिन्हें उनके चाहने वाले लोग नागार्जुन और जन कवि कहकर संबोधित करते थे। हिंदी साहित्य में उन्होंने यात्री और नागार्जुन जैसी महान रचनाओं का संपादन मैथिली भाषा में किया था। नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा में लिखने वाले एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और जन चेतना फैलाई। लेखक का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में हुआ था। अब आगे हम पाठ को पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां। पाठ में लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता और नदियों को हिमालय की बेटी बताया है, बेटी के रूप में चित्रित किया है। लेखक ने पाठ में पर्वत और नदियों का मानवीयकरण किया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक ने हिमालय पर्वत को पिता और नदियों को उसकी बेटी बताया है। यहाँ पर पर्वत और नदियों का मानवीकरण किया गया है, अर्थात पर्वत को और नदियों को मानव के रूप में दर्शाया गया है। हिमालय पिता है और नदियाँ उसकी बेटी हैं। लेखक कहता है कि जब तक उसने नदियों को दूर से देखा था तो उसे वे दूर से देखा था, अर्थात मैदानी भागों में देखा था, तब वह उसे गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी, अर्थात एक श्रद्धांत प्रतिष्ठित महिला की भांति वे नदियाँ उसको प्रतीत होती थीं। और नदियों के प्रति लेखक के मन में अपार श्रद्धा के भाव हैं। वह जब उसमें नदियों में स्नान करते हैं तो उन्हें अपनी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह एहसास होता है। आगे के पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, परंतु इस बार जब वे हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है,
तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। अब लेखक कहता है कि जब उसे हिमालय पर्वत पर चढ़ने का मौका मिला, लेखक को जब हिमालय पर्वत पर, यहाँ पे जो लिखा, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। परंतु जब इस बार लेखक को हिमालय पर चढ़ने का मौका मिला तो वह यह देख के हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यमुना और यही सतलुज मैदान में जाकर कितना विशाल रूप ले लेती हैं। अर्थात जब तक लेखक ने नदियों के उद्गम स्थल को नहीं देखा था, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तब वे दुबली पतली, हंसती खिलखिलाती, पहाड़ों से टकराते हुए अपना रास्ता बनाते हुए मैदान में आकर के विशाल रूप ले लेती हैं। यही नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं तो इनका वेग इतना तेज होता है कि ये झरनों, प्रपातों के रूप में पहाड़ों से टकराते हुए मैदानों में आकर के विशाल रूप में हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाना, लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। नदियाँ जब निकलती हैं तो उनके पानी का वेग इतना तेज होता है कि उससे किसी के हंसने की जैसी आवाज़ आती है, प्रतीत होता है। और उनका उछलना कूदना, भाव भंगिमाएँ, यह उनका उल्लास मैदान में आकर के सब शांत हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। कवि ने इस पैराग्राफ में, लेखक ने इस पैराग्राफ में नदियों के बाल लीला का वर्णन किया है। कहता है लेखक कि जब मैं किसी नए व्यक्ति को देखता हूँ या किसी लड़की को देखता हूँ या किसी सुंदर कली को देखता हूँ, तब मुझे आश्चर्य नहीं होता है जितना आश्चर्य मुझे इन नदियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास बुझा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका बाल निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा कि क्या है। पहले पैराग्राफ में लेखक ने नदियों की बाल लीला का वर्णन किया था। अब ये नदियाँ मैदान में आकर के विशाल रूप में हो जाती हैं, अर्थात वे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ जाती हैं। और किशोरावस्था में आकर के, जैसे आप यहाँ पे इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित होता है और बेटी
बड़ी होने पे उसे अपने जीवन के बारे में और अपने लक्ष्य के बारे में सोचती है और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ती है अपने उद्देश्य को लेकर के। उसी तरह से ये नदियाँ भी अब आगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। लेखक कहता है कि ये नदियाँ कैसी वेग से भागी जा रही हैं, यह कौन सा लक्ष्य है उनका जिन्हें पाने के लिए इनको बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास बुझा सकेगा। लेखक कहता है कि हिमालय का अथाह प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, नहीं भरा है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा पाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका बाल निकेतन। नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं तो वे नंगी पहाड़ियों से टकराते हुए छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में नदियों पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि पर, अधित्यकाएँ मतलब होता है पहाड़ की समतल भूमि, और बंधुर मतलब होता है मुकुट। समतल भूमि पर और हरी भरी घाटियों में ये अपनी बाल लीलाएं दिखाते हुए, खेलते हुए आगे बहुत दूर जब ये निकल जाती हैं, जब ये मैदान में आ जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा मतलब यूकलिप्टस, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और ये नदियाँ जब पहाड़ पे छोटे छोटे पौधों, घाटियों, उसकी समतल भूमि और हरी भरी घाटियों से आगे बढ़ती हैं तो ये जंगलों में आकर के थोड़ा शांत होती हैं, तब इनको अपने बचपन की बातों को याद करने का मौका मिलता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विशाल मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। कोई नहीं जानता कि यह हिमालय पर्वत अपनी बेटियों के लिए कितना चिंतित होता होगा। जैसे एक पिता अपनी पुत्री के युवावस्था में आने पे उसके लिए चिंतित होता है, उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित रहता है। लेकिन अगर ऊंची ऊंची चोटियों से जाकर पूछे तो वहाँ पे हिमालय के विराट मौन के सिवा, विराट चुप के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं मिलता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी और हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। इनका सौभाग्यशाली है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है।
सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियों के नाम है। सिंधु नदी जो पंजाब से निकलकर सागर में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। और ये छोटी छोटी नदियों से मिलकर ही ये महानद का रूप धारण करती हैं। और ये नदियाँ अपने में कुछ नहीं है, ये नदियाँ बनी कहाँ से हैं? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से। हिमालय के पिघले हुए दिल, हिमालय का पिघला हुआ दिल क्या है? बर्फ। जो हिमालय पे जमे हुए बर्फ हैं, उनकी पिघली हुई एक एक बूंद से इकट्ठा होकर ये दो महानदियों का निर्माण हुआ है। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और ये आगे, और समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि ये दोनों नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। जिन लोगों ने इन नदियों का रूप सिर्फ मैदान में देखा है, उसके उद्गम स्थल को नहीं देखा है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ हिमालय की गोद में बच्ची बनकर खेलती हैं। जैसे माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर के छोटे बच्चे खेलते हैं। और यह इनकी लीला पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए भले ही आकर्षण का केंद्र न हो, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है। इसलिए इनका यह रूप देखकर, यह रूप मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको देख के मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवती बेतवा को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। कालिदास ने बिरही यक्ष के रूप में, कालिदास ने भी नदियों का मानवीकरण किया है। ये मानवीकरण की परंपरा बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है। सिर्फ लेखक ने ही अपने निबंध में मानवीकरण का प्रदर्शन नहीं किया है, पहले के लेखक भी अपनी कविताओं में, अपने ग्रंथों में मानवीकरण करते थे। इसी तरह महाकवि कालिदास ने भी अपने महाकाव्य मेघदूत में, जिसमें यक्ष यक्षिणी को अपना संदेश मेघ को दूत बना करके भेजता था, तो मेघ को दूत बनाकर भेजता था। तो उसमें भी लेखक ने कहा मेघदूत से कि जब तुम जाना तो बेतवा
नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान देते जाना मतलब वर्षा से अपनी प्रियतमा को अभिषिंचित करते जाना, जिससे तुम्हारे प्रेम को पाकर वह प्रसन्न हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब होता है चेतना के साथ। इसके दो रूप होते हैं, अचेतन और सचेतन। अचेतन मतलब चेतना रहित, चेतना के बिना, निर्जीव। और सचेतन मतलब चेतना के साथ। तो यहाँ पर लेखक ने नदियों को, पहाड़ों को, सबका सचेतन रूप ही वर्णन किया है। उसी तरह कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों को मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। अर्थात हमें इन पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों आदि को निर्जीव नहीं मानना चाहिए, सबको सचेतन रूप में ही मानना चाहिए। और लेखक को यही चैतन्य रूप ज़्यादा आकर्षित करता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, और थोड़ा आगे चलें तो इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि थ्रोलिंग अर्थात तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब संसार की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों का रूप भी दे दें तो क्या हर्ज है, और थोड़ा आगे बढ़ें तो इन्हें हम प्रियतमा के रूप में भी देख सकते हैं। और प्यार तथा ममता भरा एक धागा और भी है जिसे हम बहन का स्थान कह दे सकते हैं। कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन लेखक की तबीयत कुछ खराब थी और वह जाकर के सतलज नदी के किनारे बैठ गया और दोपहर का समय था। सतलज नदी के बहते हुए जल में अपने पैरों को लटका दिया। उसके ठंडे शीतल जल से लेखक का मन तरोताज़ा हो गया और वे एक कविता गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला आश्चर्यजनक है, जिसमें पैर डालकर हुआ मुदित मन हटी खुमारी। तुम्हारे जल में पैर डाल करके हमारा मन प्रसन्न हो गया और हमारे सारे दुख दूर हो गए, और मन प्रसन्न हो गया और सारे दुख दूर हो गए। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी।
मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात तुम्हारे सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता है। हिमालय तुम्हारे लिए चुपचाप चिंतित रहता है। कहाँ पे? प्रकृति नटी के चित्तित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। नटी मतलब होता है जो नाट्य दिखाने वाले होते हैं। तो प्रकृति के नाट्य रूपी चित्र पर चित्रित हिमालय की यह अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपमेय अद्भुत अनोखी छाप स्थित है। अर्थात प्रकृति के बनाए चित्र पर हिमालय की अनोखी और अनुपम छवि स्थित है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो।